हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दक्षिणा ई क्लासरूम। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर हम स्टडी कर रहे हैं और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर में नस्ट इक्वेशन तक कवर कर रखा है। नस्ट इक्वेशन को यूटिलाइज करते हुए एट एनी स्टेट सेल का सेल पोटेंशियल बताया जा सकता है और इसके ऊपर पर्टिकुलरली हमने काफ़ी सारे क्वेश्चंस किए भी थे। और क्वेश्चन किसके ऊपर बेस्ड हमने किए थे कि अगर मान लीजिए कि हाफ सेल दे रखा है या इलेक्ट्रोड दे रखा है, अब इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बताना है। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से तो क्या पता चलता है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। और अगर मान लीजिए कि स्टैंडर्ड कंडीशन नहीं दी गई है तो नास्ट इक्वेशन को हाफ सेल या इलेक्ट्रोड के लिए भी लगाया जा सकता है और किसी भी टेम्परेचर पे, किसी भी प्रेशर पे या किसी भी मोलर कॉन्सेंट्रेशन पे हम इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बता सकते हैं। ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आप कौन सा बता सकते हो? अगर आप इक्वेशन रिडक्शन की टर्म में लिख रहे हो तो रिडक्शन पोटेंशियल आ जाएगा। अगर आप इक्वेशन ऑक्सीडेशन के टर्म में लिख रहे हो तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल आ जाएगा। सही है। नास्ट इक्वेशन और गिब्स फ्री एनर्जी पे बेस्ड काफी सारे क्वेश्चंस अभी तक हमने किए हैं और कंसेप्ट हमारे वहां तक क्लियर हैं। आज का जो लेक्चर है बेसिकली पूरा प्रैक्टिस है। इस लेक्चर में हम 7 to 8 क्वेश्चन करेंगे और ये सारे के सारे क्वेश्चन केवल जेई एडवांस एस्पिरेंट्स के लिए हैं। काफी हाई लेवल क्वेश्चन है, मेंस और नीट के लिए नेसेसरी नहीं है। फालतू में दिमाग में कोई लोड नहीं लेना है, केवल जेई एडवांस के लिए ये पर्टिकुलर क्वेश्चंस हम कर सकते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ लीजिए आप, फिर वापस से बता देता हूं। एप्लीकेशन किसका होगा? नस्ट इक्वेशन का और गिब्स फ्री एनर्जी का जो रिलेशन है ई सेल के साथ, इन दोनों पर्टिकुलर कंसेप्ट को यूज करते हुए सारे के सारे क्वेश्चन आज के लेक्चर में हम सॉल्व कर पाएंगे। सबसे पहला एक क्वेश्चन देखिए आप कि एक पर्टिकुलर इक्वेशन दे रखी है। ठीक है भैया, Zn2+ क्या कर रहा है? अमोनिया के 4 मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन होके Zn NH3 होल 4 और इसके ऊपर चार्ज कितना है? 2+। ये कॉम्प्लेक्स बना रहा है और इस कॉम्प्लेक्स के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू दे रखा है 10⁹। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू 10⁹ बहुत ज्यादा है। इसका मतलब क्या है कि इक्विलिब्रियम ऑलमोस्ट कंप्लीटली प्रोडक्ट बनने के बाद ही सेटल हो रहा है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू अगर 10⁻³ से ज्यादा होता है, इसका मतलब क्या होता है कि इक्विलिब्रियम पे रिएक्शन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, रिएक्टेंट काफी कम बचे और प्रोडक्ट ऑलमोस्ट पूरे बन चुके हैं। सही है। इसके लिए आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दे रखा है, साथ ही साथ एक इलेक्ट्रोड बना रखी है। इस इलेक्ट्रोड के लिए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी दे रखा है। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना दे रखा है? -1.03 वोल्ट। मतलब आपके पास दो इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड हैं और आपसे पूछा है कि Zn2 मतलब कि ऑक्सीडेशन की बात है, नॉट लगा रखा है मतलब कि स्टैंडर्ड स्टेट की बात है। तो जिंक इलेक्ट्रोड का स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल आपसे पूछा है। दो रिएक्शन के बारे में आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड है और तीसरी रिएक्शन के बारे में आपसे इंफॉर्मेशन पूछा है। कुछ क्लिक कर रहा होगा। स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी ΔG का जो वैल्यू अपन निकालते हैं, वहां पे जो क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए थे कि किन्हीं दो इलेक्ट्रोड से हम तीसरे इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाल सकते हैं, वही कंसेप्ट हमें यहां पे अप्लाई करना है। दो इंफॉर्मेशन से थर्ड इंफॉर्मेशन के बारे में हमें जानकारी लेनी है। ठीक है। तो जो भी इक्वेशंस आपको दी गई है, आप पहले उन्हें इक्वेशन की फॉर्म में लिखो और इक्वेशन की फॉर्म में लिखने के बाद इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जिंक का जो निकालना है, इसके लिए भी एक इक्वेशन बनानी पड़ेगी। उसको क्या बोलेंगे? डिजायर्ड इक्वेशन। तो दोनों इक्वेशन से आपको डिजायर्ड इक्वेशन बनाना है और डिजायर्ड इक्वेशन जिस भी तरीके से बनेगा उसके बाद जिंक का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाल के देंगे। तो सबसे पहला इक्वेशन क्या है? जिंक से अपन क्या बना रहे हैं? जिंक 2+ + 4 NH3, ये कॉम्प्लेक्स बन गया और इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू दे रखा है 10⁹। ये फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड पे आते हैं। सेकंड आपको दे रखा है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। जिस तरीके से इंडिकेट कर रखा है उसी तरीके से हम इक्वेशन बनाएंगे। तो कॉम्प्लेक्स से क्या बन रहा है? Zn बन रहा है। Zn NH3 होल 4 2+। Zn का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है? +2। तो ये दो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, तब Zn किस में जाएगा? 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में, +4 NH3। इस इक्वेशन के लिए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू है -1.03 वोल्ट। ये दोनों इक्वेशन हो गया। अब डिजायर्ड इक्वेशन की बात करते हैं। डिजायर्ड इक्वेशन हम बनाएंगे जो क्वेश्चन हमसे पूछा गया है। Zn2 जाने के लिए कितना स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लगेगा? ठीक है। तो Zn सॉलिड
क्या करेगा, Zn2 प्लस एक्वस आयन बनाएगा, प्लस क्या करना पड़ेगा, 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करने पड़ेंगे, और इसके लिए जो भी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा उसको मैंने बोल दिया E0। तो बताइए फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को यूज करके हम थर्ड इक्वेशन किस तरीके से बनाएंगे, क्या ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो देखें क्या कर सकते हैं अपन, इधर Zn सॉलिड लाना है, मतलब ये पर्टिकुलर इक्वेशन तो माइनस करनी पड़ेगी, और इधर Zn2 प्लस लाना है तो ये पर्टिकुलर इक्वेशन भी क्या करनी पड़ेगी, माइनस। और मतलब बेसिकली दोनों को ऐड करके और इक्विलिब्रियम के लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड की तरफ लेके जाना है। तो डिजायर्ड इक्वेशन अगर आपको बनानी है तो क्या कर सकते हैं, डिजायर्ड इक्वेशन इज इक्वल टू -1 + 2। इन दोनों इक्वेशन को जोड़ना है और उसके सामने क्या करना है, रिवर्स कर देना है, मतलब इस इक्वेशन के सामने माइनस लगा सकते हैं। दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा बेटा, सिंपल है, 2 इलेक्ट्रॉन यहां पे रहेंगे, ये कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स कट जाएगा, NH3 से NH3 कट जाएगा, और टर्म्स क्या बचेंगी, Zn2 प्लस और Zn सॉलिड। लेकिन ये जो डिजायर्ड इक्वेशन बनेगी ये जस्ट ऑपोजिट बनेगी, तो इसके सामने क्या लगा दिया, माइनस। अब इक्वेशन ऐसी की ऐसी बनेगी। ये ऑपरेशन जो हमने किया है यही इन दोनों इक्वेशंस की थर्मोडायनेमिक फंक्शंस पे करना है। ई सेल या E0 सेल पे नहीं किया जा सकता, बिकॉज इट इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी। किस पे किया जा सकता है, गिब्स फ्री एनर्जी चेंज पे, क्योंकि वो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होता है। तो क्या लिखेंगे, डिजायर्ड इक्वेशन का डेल्टा जी कितना होगा, माइनस डेल्टा G0 ऑफ, स्टैंडर्ड स्टेट की बात है तो डेल्टा G0 यूज करेंगे, प्लस डेल्टा G0 ऑफ 2। ठीक है, अब डिजायर्ड इक्वेशन के लिए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बताना है, तो डेल्टा G का जो फंक्शन है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के साथ यूज करना है। डेल्टा G इज इक्वल टू कितना होता है, -NFE, तो डेल्टा G0 इज इक्वल टू कितना होगा, -NFE0 माइनस n कितना है बेटा, 2, F होता है, और E0 की वैल्यू E0 है, इज इक्वल टू -1 के लिए आपको क्या दे रखा है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और डेल्टा G0 के बीच में क्या रिलेशन होता है, डेल्टा G0 इज इक्वल टू -RT ln K। तो यहां आ जाएगा -RT ln K इक्विलिब्रियम, प्लस सिमिलरली अगली रिएक्शन के लिए आपको वापस से क्या दे रखा है, E0 का वैल्यू। तो डेल्टा G का E0 के साथ रिलेशनशिप यूज करना पड़ेगा। डेल्टा G0 इज इक्वल टू -NFE0, और इस रिएक्शन में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, F हो गया फैराडेज कांस्टेंट, और E0 का वैल्यू कितना हो गया, -1.03 वोल्ट। सही है, तो यहां पर अपने पास पर्टिकुलरली सारी वैल्यूज है, R पता है, T पता है, K इक्विलिब्रियम पता है, केवल क्या पता नहीं है, E0 का वैल्यू। E0 क्या इंडिकेट करता है, Zn2 प्लस जाने के लिए स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो इस पर्टिकुलर इक्वेशन को अगर अपन सॉल्व कर लेंगे तो E0 का वैल्यू आ जाएगा अपने पास, Zn से Zn2 प्लस जाने के लिए 0.76 वोल्ट, और जिंक का स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एक्चुअली में यही होता है। तो आंसर यही तो आएगा। डेटा आपके पास जो दे रखा है एकदम एक्सपेरिमेंटल एंड करेक्ट डेटा दे रखा है, तो करेक्ट डेटा को अगर आप यूज करोगे तो आंसर यही आना था कि जिंक का स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल 0.76 वोल्ट होता है। वैल्यूज कौन सी पुट करनी बाकी रह गई है, आर की जगह क्या पुट करेंगे, 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन, टेम्परेचर की जगह क्या पुट करेंगे, 298 केल्विन, और के इक्विलिब्रियम कितना अपने पास 10⁻⁹ सॉल्व करेंगे, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल आ जाएगा 0.76 वोल्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास कि कॉपर की जो इलेक्ट्रोड है उसके लिए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बताना है। ध्यान से सुनना, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बताना, ई लिखा हुआ है, और आपको क्या दे रखा है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दे रखा है और कुछ कंडीशंस दे रखी है। सिंपल सा मीनिंग हो गया कि हाफ सेल के लिए नर्स इक्वेशन अप्लाई करना है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दे रखा है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बताना है, मतलब कि टेम्परेचर, प्रेशर या मोलर कॉन्सेंट्रेशन कुछ और अगर इसने बना दिया तो पर्टिकुलरली जो रिडक्शन पोटेंशियल है या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है वो चेंज हो जाएगा, और उसी की वैल्यू आपको बतानी है। नर्स इक्वेशन अपन सेल के लिए भी यूज कर सकते हैं और हाफ सेल के लिए भी यूज कर सकते हैं। तो नर्स इक्वेशन बताइए आप, क्या होगा, E इज इक्वल टू वॉट, E0 -2.303 RT डिवाइडेड बाई NF इंटू लॉग
क्यू। टेम्परेचर मेंशन कर रखा है क्या? नहीं, इसका मतलब टेम्परेचर 298 अगर ले लेंगे तो ये सारा यहां पर जो कांस्टेंट है इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0.0591 डिवाइडेड बाई एन लॉग क्यू। ई नॉट आ जाएगा और इधर क्या आ जाएगा? ई। कॉपर 2+ से कॉपर जाने के लिए जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है ई कितना आ जाएगा? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल माइनस दिस पर्टिकुलर वैल्यू। नास्ट इक्वेशन का यूज करना है और सॉल्व करके बताना है। अब आगे बात आती है कि ये जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आपको दे रखा है इसकी पर्टिकुलर इक्वेशन लिखनी पड़ेगी। सॉरी, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो आपसे पूछा है उसके लिए इक्वेशन लिखना पड़ेगा। इक्वेशन लिखेंगे तभी हम क्या बता पाएंगे? रिएक्शन क्वोशिएंट Q। और क्या बता पाएंगे? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट इज इन्वॉल्वड इन हाफ सेल रिएक्शन। तो ठीक है, Cu2+ से Cu जाना, इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। रिडक्शन पोटेंशियल पूछा है इसने, रिडक्शन पोटेंशियल पूछा है। तो Cu2+ एक्वस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, इससे क्या बन गया? Cu सॉलिड। रिडक्शन पोटेंशियल पूछा है और स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है आपको माइनस 0.34 वोल्ट। एक्चुअली यहां माइनस नहीं है, 0.34 वोल्ट। ठीक है, कर लेते हैं सॉल्व। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट इज इन्वॉल्व इन दिस पर्टिकुलर रिएक्शन इज 2। तो n का वैल्यू कितना हो गया? 2। आगे बढ़ते हैं। रिएक्शन क्वोशिएंट Q का वैल्यू कितना होगा? Q इज इक्वल टू प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट रेज़ टू पावर देयर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। प्योर सॉलिड का एक्टिविटी तो 1 होता है, तो यहां से कितना आ जाएगा? 1/Cu2+ की कॉन्सेंट्रेशन रेज़ टू पावर 1। E नॉट का वैल्यू आपको दे ही रखा है। Cu2+ से Cu रिडक्शन पोटेंशियल के लिए SRP का वैल्यू दे ही रखा है और आपसे नॉर्मल रिडक्शन पोटेंशियल पूछा है। सारी वैल्यूज अपने पास है, केवल ये Q की वैल्यू आप नहीं निकाल पाओगे क्योंकि Cu2+ का कॉन्सेंट्रेशन अभी तक नहीं दिया हुआ है। नहीं दिया हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है। और भी इंफॉर्मेशन इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में अपने पास है और इस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन को यूज करते हुए Cu2+ आयन का कॉन्सेंट्रेशन हमें निकालना है। Ksp क्या होता है? सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। तो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट से हम क्या निकाल लेंगे? Cu2+ आयन का कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट के लिए इक्विलिब्रियम इक्वेशन किस तरीके से लिखते हैं कि कोई अपने पास स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट होता है, उसको वाटर में मिक्स करेंगे तो क्या बनेगा? Cu2+ एक्वस प्लस 2OH माइनस एक्वस। स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट है तो इन दोनों की जो कॉन्सेंट्रेशन है काफी कम बनती है और प्रोडक्ट अगर काफी कम बनते हैं तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू 10⁻³ से कम आती है। यहां पर भी देख लो, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Ksp का वैल्यू कितना दे रखा है? 10⁻19। बहुत ही कम है ये। आगे देखते हैं Ksp की वैल्यू कितनी होगी बेटा? 10⁻19 इज इक्वल टू Cu2+ आयन का कॉन्सेंट्रेशन रेज़ टू पावर 1 मल्टीप्लाइड बाई OH माइनस आयन का कॉन्सेंट्रेशन रेज़ टू पावर 2। ठीक है, अब यहां पे वापस से प्रॉब्लम आ गई कि OH माइनस आयन की कॉन्सेंट्रेशन पता होगी तो मैं किसका निकाल सकता हूं? Cu2+ का। फिर क्वेश्चन आगे हो जाएगा। अब OH माइनस आयन की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है नहीं दे रखी, लेकिन आपको pH दे रखा है। pH कितना दे रखा है? 14। pH अगर 14 है तो pOH कितना होगा? 0। और pOH अगर 0 होगा तो OH माइनस आयन की कॉन्सेंट्रेशन कितनी होगी? 1। आपको पता है pOH को क्या लिखेंगे हम? माइनस लॉग ऑफ OH माइनस आयन कॉन्सेंट्रेशन विच इज इक्वल टू 0। इसका मतलब OH माइनस आयन का कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा? 1। 1 का स्क्वायर कितना हो गया? 1। तो Cu2+ की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो 10⁻19 मोलर ही है। इस कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू को यहां पुट करेंगे 10⁻19 तो ऊपर जाने पे कितना हो जाएगा? 10⁻19। रिएक्शन क्वोशिएंट Q का वैल्यू आ गया। अब वैल्यूज पुट कर दो तो आंसर हो जाएगा अपने पास E जो हमें पूछना है, मतलब कि रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू जो हमें बतानी है। E नॉट कितना है? 0.34 वोल्ट माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्वड इज 2 एंड रिएक्शन क्वोशिएंट log Q, तो log 10⁻19 तो कितना आ जाएगा सामने? 19। ये अपने पास कॉपर इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का आंसर आ गया। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसके टर्म में पूछा गया था? रिडक्शन पोटेंशियल के टर्म में पूछा गया था, तो ये रिडक्शन पोटेंशियल का आंसर आ गया। और ये पर्टिकुलर रिडक्शन पोटेंशियल का जो आंसर आया है
ये अपने पास 298 केल्विन पे आया है। प्रेशर के बारे में मेंशन नहीं किया गया, प्रेशर की जरूरत भी नहीं है, तो प्रेशर मान लो कि 1 बार ही है। लेकिन यहां पर Cu2+ आयन की मोलर कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर नहीं है, कितनी है 10⁻⁻19 मोलर। अगेन क्वेश्चन काफी इजी था और इसमें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के साथ साथ आयनिक इक्विलिब्रियम के कॉन्सेप्ट भी यूज किए गए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, कैलकुलेट ई सेल। अब ई सेल निकालना है आपके पास, तो सेल का नोटेशन दे रखा है और ई सेल निकालने के लिए नास्ट इक्वेशन का यूज होना चाहिए। साथ ही साथ सेल का जो नोटेशन दे रखा है आप इसको देखिए कि कौन सा सेल है ये। तो देखो इधर वाले इलेक्ट्रोड और इधर वाले इलेक्ट्रोड को देखो आप, कौन सी गैस है, हाइड्रोजन गैस, और HCOOH सॉल्यूशन, मतलब कि फॉर्मिक एसिड के सॉल्यूशन से आपको क्या मिलेगा, H+ आयन। तो H2 गैस और H+ आयन मतलब क्या हो गया, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। सिमिलरली एसिटिक एसिड से क्या मिलेगा, H+ और H2 गैस। इधर भी क्या दे रखा है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। दोनों तरफ इलेक्ट्रोड सेम है। कौन से की बात हो गई, कॉन्सेंट्रेशन सेल की बात होगी। सही है, कॉन्सेंट्रेशन सेल के लिए E0 सेल का वैल्यू कितना आता है, 0। E0 cell is equal to SRP of cathode minus SRP of anode and both cathode and anode are same। तो SRP of anode minus SRP of cathode minus SRP of anode कितना हो जाएगा, 0। ठीक है, E0 सेल का वैल्यू 0 आएगा, लेकिन E सेल का वैल्यू 0 आएगा या नहीं आएगा डिपेंड करता है कि नास्ट इक्वेशन आप सॉल्व करके दिखाओ पहले। तो नास्ट इक्वेशन को अप्लाई करके हम इस पर्टिकुलर सेल के सेल पोटेंशियल का वैल्यू बताते हैं। नास्ट इक्वेशन क्या होता है, E सेल इज इक्वल टू E0 सेल, कॉन्सेंट्रेशन सेल में E0 सेल कितना हो जाएगा, 0 माइनस 0.591 डिवाइडेड बाय n log Q। 0.591 वाला ही लिख लिया क्योंकि टेम्परेचर मेंशन नहीं है, तो 298 केल्विन मान लेता हूं। बाकी यहां पर जितनी भी टर्म्स होती है उन सबको मल्टीप्लाई डिवाइड करने के बाद 0.591 आ जाता है। अब आगे बात है कि लॉग क्यू निकालने के लिए आपको, या क्यू रिएक्शन क्वोशिएंट क्यू निकालने के लिए आपको सेल की इक्वेशन लिखनी पड़ेगी। तो कैथोड पे आता है, बताइए कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन। ये है कैथोड। रिडक्शन होगा तो कैसे लिखेंगे गैस को, गैस इलेक्ट्रोड को कैसे लिखा जाता है, गैस से आयन या आयन से गैस। आयन यहां पे क्या है, H+ आयन, और गैस कौन सी, H2 गैस। रिडक्शन के लिए लिखेंगे तो क्या लिखना पड़ेगा, 2H+ + 2 इलेक्ट्रॉन दैट इज इक्वल टू H2 गैस। तो क्या हो गया ये 2H+ aqueous + 2 इलेक्ट्रॉन, और इससे बन गया H2 गैस। कैथोड ये लिखना जरूरी होगा क्योंकि तभी आपको पता चलेगा कि H+ कौन सा है, कैथोड वाला या एनोड वाला है। कैंसिल आउट मत कर देना H+ और H+ को, या H2 गैस और H2S गैस को, क्योंकि दोनों की कॉन्सेंट्रेशन या दोनों का प्रेशर बराबर नहीं होगा। आगे बात आती है एनोड की। एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन। तो हाइड्रोजन गैस से H+ आयन बनेगा और क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा। दोनों को ऐड करेंगे तो इलेक्ट्रॉन विल कैंसिल आउट इलेक्ट्रॉन इन बोथ हाफ सेल। तो n की वैल्यू यहां पे आ गई है 2। ई सेल इज इक्वल टू माइनस 0.591 डिवाइडेड बाई 2 log। अब क्यू का वैल्यू निकालना बाकी है। आगे इधर भी क्या लिख सकता हूं मैं, एनोड और एनोड। हाइड्रोजन गैस का जो प्रेशर है कैथोड और एनोड दोनों में कितना दे रखा है, 1 atm। और H+ आयन की कॉन्सेंट्रेशन, सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है, H+ आयन की कॉन्सेंट्रेशन दे ही नहीं रखी है। दोनों वीक एसिड का कॉन्सेंट्रेशन C1 और C2 दे रखा है और दोनों का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Ka1 और Ka2 दे रखा है। अगर स्ट्रॉन्ग एसिड होता ना जैसे HCl, तो स्ट्रॉन्ग एसिड की क्या खास बात होती है कि कंप्लीटली डिसोशिएट हो जाता है। तो HCl अगर 1 मोल होता तो डिसोशिएट होके H+ और Cl- ये क्या होता, खत्म, और ये कितना बनता, 1 मोल, और ये बनता 1 मोल। कंप्लीटली डिसोशिएट होता। लेकिन वीक एसिड थोड़ी कंप्लीटली डिसोशिएट होते हैं। आयनिक इक्विलिब्रियम का इस्तेमाल वापस से करना है। वीक एसिड लेट अस से कि Ha डिसोशिएट होगा तो क्या बनाएगा, H+A-। इसकी कॉन्सेंट्रेशन C है इनिशियली, तो दोनों की कितनी होगी, 0। थोड़ी देर बाद C में से कितना जाएगा, C-अल्फा, तो ये कितना बनेगा, C-अल्फा। और इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कितना दे रखा है, K। तो जब C-अल्फा हम सॉल्व करते हैं और H+ आयन की कॉन्सेंट्रेशन निकालते हैं तो कितना आता है H+ आयन का कॉन्सेंट्रेशन, C-अल्फा, विच इज इक्वल टू हाउ मच, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Ka मल्टीप्लाइड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड, और उसके ऊपर क्या आ जाता है, अंडर रूट। पता लग रहा है, आयनिक इक्विलिब्रियम में पढ़ा था। तो सिमिलरली
हमारे पास यहां पर वीक एसिड का कॉन्सेंट्रेशन दे रखा है, उनका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दे रखा है, तो उससे हमें क्या पता करना पड़ेगा, H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन। यहां पर H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, रूट Ka1C1। यहां पर H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा, रूट Ka2C2। तो सबसे पहले तो सेल रिएक्शन बना लेता हूं कंप्लीट, ये सब हटा देते हैं वापस। सेल रिएक्शन क्या बनेगा, 2H प्लस, 2H प्लस कौन सा है, कैथोड वाला, प्लस इधर से क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन गैस एनोड वाला, वापस से 2H प्लस प्लस हाइड्रोजन गैस, इधर कैथोड वाला था तो यहां आ जाएगा एनोड वाला और ये आ जाएगा कैथोड। तो रिएक्शन क्वेश्चन क्यों क्या आ जाएगा, H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन रेज टू पावर 2 एनोड वाला है, हाइड्रोजन गैस का पार्शियल प्रेशर कैथोड वाला रेज टू पावर 1, इधर कैथोड वाला H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन रेज टू पावर 2 प्लस सॉरी मल्टीप्लीकेशन बाय हाइड्रोजन गैस का पार्शियल प्रेशर एनोड वाला रेज टू पावर 1। अब प्रेशर तो अपने पास कितना दे रखा है 1 atm, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन एनोडिक हाफ और कैथोडिक हाफ दोनों में अलग अलग है। एनोडिक हाफ में कितनी है बेटा, ये एनोड है, तो कितना होगा H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन, रूट Ka1C1 अभी बताया था, और रूट Ka1C1 का स्क्वायर करूंगा तो कितना आ जाएगा, K1C1 ही आ जाएगा। इधर कितना है H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन, रूट K2C2, स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, K2C2। ये अपने पास रिएक्शन क्वेश्चन क्यों का वैल्यू आ चुका है, वैल्यू पुट करो, K1C1 K2C2। तो ये अपने पास ई सेल का पर्टिकुलरली एक रिलेशन आ गया, किसके साथ, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट या एसिड का डिसोसिएशन कांस्टेंट K1 K2 के साथ, और इन दोनों की कॉन्सेंट्रेशन C1 और C2 के साथ। कॉन्सेंट्रेशन सेल का क्वेश्चन था, इलेक्ट्रोड में कैथोड और एनोड दोनों सेम था, कैथोड एनोड सेम था, तो ई नॉट सेल का वैल्यू क्या था, 0। उसके बाद केवल हमें क्या करना था कि कैथोड और एनोड का सेल रिएक्शन लिखना था, दोनों को मिला के कंप्लीट सेल का रिएक्शन आता, और इस कंप्लीट सेल के रिएक्शन से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने होते हैं और रिएक्शन क्वेश्चन क्यू की वैल्यू निकालनी होती है। दोनों वैल्यूज पुट करो, कंप्लीट आंसर आ जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, वापस से देख लो, क्वेश्चन पढ़ लो। ई सेल कैलकुलेट करना है, ई सेल कैलकुलेट करना मतलब कि नर्स इक्वेशन अप्लाई करना है, और जो सेल है उसका यूपीएससी नोटेशन दे रखा है। साथ ही साथ ये पर्टिकुलर क्वेश्चन करने से एक कंसेप्ट का क्लियरेंस भी आने वाला है। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बना देता हूं मैं पहले, कैथोड और एनोड दोनों में हाइड्रोजन गैस का इलेक्ट्रोड दे रखा है, मतलब कॉन्सेंट्रेशन सेल की बात हो गई। कॉन्सेंट्रेशन सेल के लिए ई नॉट सेल कितना आएगा, 0, क्योंकि कैथोड और एनोड दोनों सेम हैं, तो एसआरपी ऑफ कैथोड माइनस एसआरपी ऑफ एनोड 0 ही आना है। लेकिन ई सेल 0 आएगा या नहीं आएगा वो डिपेंड करता है कि सेल रिएक्शन अपने पास क्या है, H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन क्या दे रखा है, और हाइड्रोजन गैस का जो एटीएम में प्रेशर दे रखा है वो क्या है। आगे हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बनाता हूं एक बार, यहां से हाइड्रोजन गैस जाती है, प्लैटिनम वायर यूज करते हैं, इनर्ट इलेक्ट्रोड की बात होती है, हाइड्रोजन गैस किस में कन्वर्ट होती है, इसके आयन मतलब कि H प्लस आयन में, या H प्लस आयन किस में कन्वर्ट हो सकता है, H2 गैस में। इन एनी केस या तो यहां पर इलेक्ट्रॉन रिलीज हो सकते हैं या इलेक्ट्रॉन खाने की जरूरत पड़ सकती है, लेकिन इन इलेक्ट्रॉन को अगर रिलीज करेंगे तो बाहर कौन ले जाएगा, प्लैटिनम वायर, या यहां पर इलेक्ट्रॉन खाने की जरूरत पड़ सकती है तो इलेक्ट्रॉन लेकर कौन आएगा, प्लैटिनम वायर। कहां से, आउटर सर्किट में से। तो प्लैटिनम वायर यहां पर रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है, केवल करंट को कैरी करता है, कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहां पर उसको बोल सकते हैं। तो प्लैटिनम वायर अगर रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है तो कैसा इलेक्ट्रोड बोला जाता है, इनर्ट इलेक्ट्रोड। और इलेक्ट्रॉन केवल कहां से जनरेट हो रहे, यहां कहां पे कंज्यूम हो रहे, H2 to H प्लस या H प्लस टू H2। आगे बात आती है कि चलो हाइड्रोजन गैस तो ठीक है, लेकिन नीचे ऐसा कौन सा सॉल्यूशन रखना चाहिए जिससे कि आपके पास H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन आ सके। ये मैंने बहुत पहले भी बताया था जब SHE पढ़ाया था। तो तुम में से कई लोग क्या सोचते हो कि सर H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन तो केवल कहां से आता है, एसिड से, तो नीचे एसिडिक सॉल्यूशन होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, कोई दिक्कत नहीं है, एसिड H प्लस देता है, सबको पता है ये। लेकिन क्या यहां पर वही कोई सॉल्यूशन नहीं हो सकता है क्या? सॉल्यूशन तो कुछ भी हो सकता है, केवल आपको H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन चाहिए। यहां सॉल्यूशन बेसिक भी हो सकता है,
तो बेसिक सॉल्यूशन होगा तो OH माइनस आयन का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा। इसका मतलब क्या H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन नहीं होगा? बिल्कुल होगा, लेकिन बहुत कम होगा। आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर KW पता है, H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन मल्टीप्लाइड बाय OH माइनस आयन का कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू KW। OH माइनस ज्यादा होंगे तो H प्लस क्या होंगे? कम। यहां चाहे तो प्योर वाटर भी हो सकता है, क्योंकि प्योर वाटर का भी सेल्फ डिसोसिएशन होता है और उसके अंदर भी H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन 10⁻⁷ मोलर होती है। चाहे तो यहां पे बफर हो सकता है, चाहे तो वीक एसिड हो सकता है, चाहे तो स्ट्रॉन्ग एसिड हो सकता है, चाहे तो बेस हो सकता है। इन एनी केस आपको H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन निकालना है, तो हाइड्रोजन से H प्लस या H प्लस से H2, और इसी का एप्लीकेशन इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में है। एक तरफ तो H प्लस आयन कहां से आ रहा है? HCl से, और दूसरी तरफ क्या दे रखा है आपको? बेस। तो बेस क्या देगा? OH माइनस आयन। कोई दिक्कत नहीं है, हमें क्या चाहिए? H प्लस निकाल लेंगे। सही है। आगे बात आती है कि आप बनाओ इसका E सेल, तो E सेल कितना हो जाएगा? E नॉट सेल माइनस 0.591 डिवाइडेड बाई n log Q। E सेल कितना हो गया? 0। n का वैल्यू अभी निकालना है, Q का वैल्यू निकालना है। कैथोडिक हाफ एनोडिक हाफ लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो इधर आते हैं अपन एनोड पे। एनोड पे क्या होता है? ऑक्सीडेशन। तो क्या बनेगा? H2 गैस से 2H प्लस एक्वस, और कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिए? 2। H2 गैस का प्रेशर कितना है? 1 atm, और 2H प्लस यहां पर हाइड्रोजन गैस का, हाइड्रोजन प्लस आयन का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो निकालना पड़ेगा। KOH का क्या दे रखा है? नॉर्मेलिटी 1 नॉर्मल। KOH का एन फैक्टर कितना होता है? 1। तो नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? मोलैरिटी मल्टीप्लाइड बाई एन फैक्टर। एन फैक्टर अगर 1 है तो नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी क्या होगी? सेम। मतलब यहां पे मैं और क्या लिख सकता हूं? 1 मोलर KOH सोल्यूशन। 1 मोलर KOH सोल्यूशन की बात है। KOH स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है, तो क्या बनाएगा बेटा? K प्लस OH माइनस। कंप्लीटली डिसोशिएट अगर ये हो जाएगा तो OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन कितनी आएगी? 1 मोलर। 1 मोलर OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन है। मुझे किसकी कॉन्सेंट्रेशन चाहिए? H प्लस आयन की। साथ ही साथ अगर ये कंप्लीटली डिसोशिएट होता है तब ऐसी बात है। डिसोशिएट कितना हो रहा है? 75%। कंप्लीट डिसोशिएट होता तो 1 मोलर आती, 75% डिसोशिएट हो रहा तो कितना आएगा? 1 इंटू अल्फा कितना हो गया? 0.75। OH माइनस आयन की कॉन्सेंट्रेशन है। आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर से मैं H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन ले आता हूं। H प्लस इंटू OH माइनस आयन का कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू KW 10⁻⁻14 के बराबर होता है। कब? एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड या 20 डिग्री सेंटीग्रेड। मोस्टली बुक्स डिफर करती हो। तो H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन कितना हो गया? 10⁻⁻14 डिवाइडेड बाय OH माइनस आयन का कॉन्सेंट्रेशन 0.75 मोलर। एनोडिक हाफ में H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन आ चुका है। कैथोडिक हाफ में जाता है। कैथोडिक हाफ में रिडक्शन होता है। रिडक्शन मतलब क्या होगा? इलेक्ट्रॉन खाएगा। 2H प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू H2 गैस। प्रेशर है 1 atm। H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन HCl है। नॉर्मेलिटी क्या है? 1/100। HCl का एन फैक्टर 1 होता है तो मोलैरिटी भी क्या होगी? 1/100। और 1/100 से H प्लस कितना मिलना चाहिए? 1/100। अगर 100% डिसोशिएट होता है तो कितना डिसोशिएट हो रहा है? 90%। तो 1/100 इंटू 90% कितना हो जाएगा? ये 1/100 इंटू 90%, मतलब कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आ गई 0.9। H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन यहां पर भी है। H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन दोनों जगह है, दोनों जगह हाइड्रोजन गैस का प्रेशर है। अब मुझे केवल क्या करना है? रिएक्शन क्वेश्चन Q का एक्सप्रेशन लिखना है और उस एक्सप्रेशन के अंदर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है और आंसर आ जाएगा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का इन्वॉल्वमेंट कितना है? 2। तो N इक्वल टू कितना लिख सकता हूं मैं यहां पे? 2 लॉग Q का वैल्यू अभी निकालेंगे। Q का वैल्यू निकालने के लिए पहले सेल रिएक्शन कंप्लीट बनाना पड़ेगा। बना देते हैं। तो इधर क्या आ जाएगा? H2 गैस एनोड। इस साइड अपने पास क्या है? 2H प्लस कैथोड। वापस से क्या हो जाएगा? 2H प्लस एनोड, और इधर से क्या आ जाएगा? H2 गैस कैथोड। तो Q हो जाएगा H2 गैस का पार्शियल प्रेशर रेज़ टू पावर 1। कितना पार्शियल प्रेशर है? 1।
इधर नीचे प्रोडक्ट में क्या आएगा, पहले गैसियस टर्म देख रहा हूं, H2 गैस का पार्शियल प्रेशर एनोड वाला वो भी कितना है 1, तो दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो केवल आयंस की टर्म में लिख लेता हूं मैं, H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन रेस टू पावर 2, H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन रेस टू पावर 2, ये है एनोड वाला, ये है कैथोड वाला। एनोड का देखो, एनोड पे H प्लस कितना है 10 रेस टू पावर -14 डिवाइडेड बाई 0.75 रेस टू पावर 2 डिवाइडेड बाई कैथोड पे H प्लस कितना है 1/100 इंटू 0.9 रेस टू पावर 2। सॉल्व नहीं करूंगा मैं इसको, रिएक्शन क्वोशिएंट Q का वैल्यू यहां पे पुट करो, N का वैल्यू मैंने पुट कर दिया है, इस दोनों को सॉल्व करो तो E सेल का वैल्यू आपके पास आ जाएगा। अगर E सेल का वैल्यू पॉजिटिव आता है तो सेल वर्क करेगा, E सेल का वैल्यू नेगेटिव आता है तो सेल वर्क नहीं करेगा। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, अ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इज इमर्स्ड इन अ सॉल्यूशन ऑफ pH 0। अब हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की बात है, तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कैसा होता है कि कंटेनर होता है, उसमें हाइड्रोजन गैस आती है, तो नीचे क्या होता है H प्लस आयन का सॉल्यूशन, गैस और गैस का आयन। ठीक है, गैस और गैस का आयन केवल इलेक्ट्रॉन्स का इन्वॉल्वमेंट ला सकते हैं रिएक्शन में, इन इलेक्ट्रॉन्स को कैरी करके बाहर नहीं ले जा सकते। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए होता है, प्लैटिनम वायर। तो प्लैटिनम वायर यहाँ पे किसका काम करता है, इनर्ट इलेक्ट्रोड का काम करता है। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बार बार बताया गया आपको, तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का सेटअप बनाया हुआ है, और इस सेटअप में H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन कहां से आ रहा है, HCl सॉल्यूशन से आ रहा है। HCl सॉल्यूशन का pH कितना दे रखा है 0, तो pH अगर 0 है तो माइनस लॉग ऑफ H प्लस 0, इसका मतलब हो गया H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर। प्रेशर आपको हमेशा सेम दे रखा है 1 atm, टेम्परेचर अपने पास कितना दे रखा है 298 केल्विन। 1 atm इज ऑलमोस्ट क्लोज टू 1 बार, इसका मतलब स्टैंडर्ड कंडीशन दे रखी है। स्टैंडर्ड कंडीशन दे रखी है तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इन टर्म्स ऑफ रिडक्शन हाइड्रोजन का कितना होता है 0। इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीडेशन, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड वो भी कितना होता है 0। ठीक है, तो पहली कंडीशन तो आपको क्या दे रखी है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड ही बना के दे रखा है, और उसका रिडक्शन पोटेंशियल कितना आएगा 0, क्योंकि स्टैंडर्ड कंडीशन है। आगे क्या करता है, बाय हाउ मच रिडक्शन पोटेंशियल विल चेंज, कुछ अभी यहां पे अब ये सिचुएशन को चेंज करेगा, सिचुएशन को चेंज करेगा तो कितना रिडक्शन पोटेंशियल में चेंज होगा वो नोटिस करना है। सिचुएशन क्या चेंज किया कि pH 0 वाले सॉल्यूशन में इसने इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ NaOH डाल दिया, इसका मतलब इक्विवेलेंट ऑफ HCl इज इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ NaOH, तो दोनों में कंप्लीट रिएक्शन हो जाएगी, कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन हो जाएगा, तो सॉल्यूशन फाइनली कैसा हो जाएगा न्यूट्रल। और न्यूट्रल सॉल्यूशन के अंदर H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन कितना होता है 10 रेज़ टू पावर -7, क्योंकि न्यूट्रल सॉल्यूशन का pH कितना होता है, न्यूट्रल सॉल्यूशन pH कितना होता है बेटा 7, तो माइनस लॉग ऑफ H प्लस इज इक्वल टू 7, तो H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन कितना आएगा 10 रेज़ टू पावर -7 मोलर। इनिशियल कंडीशन है, फाइनल कंडीशन है, इनिशियल से फाइनल जब जा रहे हैं तो रिडक्शन पोटेंशियल में कितना चेंज आ रहा है, तो शुरुआत में रिडक्शन पोटेंशियल एक तरीके से कितना है, स्टैंडर्ड वाला ही दे रखा है ना, क्योंकि 0, और बाद में रिडक्शन पोटेंशियल आपको निकालना है, किसी हाफ सेल का रिडक्शन पोटेंशियल निकालना है, सिचुएशन चेंज कर रखी है, नास्ट इक्वेशन को अप्लाई करना है। तो नास्ट इक्वेशन क्या बोलता है, E रिडक्शन पोटेंशियल की बात है, इज इक्वल टू E नॉट माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाई n मल्टीप्लाइड बाई log Q, और E नॉट आपको कितना दे रखा है 0, शुरुआत वाली बात है। अब आगे क्या करना है, 0 से जितना भी ज्यादा आ रहा है वही इसका चेंज होगा, क्योंकि शुरुआत में कितना है 0, बाद में अभी हमें निकालना है। इसके लिए केवल दो ही चीज की जरूरत है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और रिएक्शन क्वोशिएंट Q। तो आपको पहले रिडक्शन के टर्म में इस हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के हाफ सेल का रिएक्शन लिखना पड़ेगा, लिख देते हैं। रिडक्शन की टर्म में लिखना है मतलब इलेक्ट्रॉन खाना है, तो क्या लिखेंगे H प्लस से H2, तो रिएक्शन क्या हो जाएगा 2H प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, इससे क्या बन गया H2 गैस। तो बताइए n इक्वल टू कितना आ गया 2, और Q इक्वल टू कितना आ गया, पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन गैस रेज़ टू पावर 1 डिवाइडेड बाई H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन रेज़ टू पावर 2। प्रेशर कितना है 1, और H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन अब कितना हो गया 10 रेज़ टू पावर -7 मोलर। स्क्वायर करना है तो Q कितना आ जाएगा 10 रेज़ टू पावर -14, ऊपर जाएगा तो 10 रेज़ टू पावर 14।
तो बताइए नया रिडक्शन पोटेंशियल कितना हो जाएगा, 0 माइनस मतलब कि माइनस 0.591 डिवाइडेड बाई 2 लॉग क्यू। क्यू कितना हो जाएगा अपने पास 10⁻14, तो लॉग क्यू कितना हो जाएगा 14, कितना हो गया 7 टाइम्स। आगे देखो इसको 0.06 मान ले तो 7 इंटू 6 42, तो ये हो जाएगा माइनस 0.42। तो पहले रिडक्शन पोटेंशियल अपने पास स्टैंडर्ड कंडीशन थी, तो रिडक्शन पोटेंशियल कितना मान लिया था मैंने पहले 0, और अब जैसे ही मोलर कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो गई तो अब इस पर्टिकुलर हाफ सेल का रिडक्शन पोटेंशियल कितना आ गया माइनस 0.42। तो कितने से चेंज हो गया, फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल कितना है माइनस 0.42, इनिशियल कितना था 0, तो कितने से चेंज हो गया माइनस 0.42 वोल्ट से। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास फाइंड रिलेशनशिप बिटवीन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ मेटल सॉल्युबल सॉल्ट। जैसे कि इलेक्ट्रोड अपने पास क्या हो सकती है कि सिल्वर, और सिल्वर की मेटल को सिल्वर के सॉल्ट सॉल्यूशन में या इलेक्ट्रोलिटिकल सॉल्यूशन में, जैसे कि AgNO3 होता है, AgNO3 वाटर सॉल्युबल होता है, तो जैसे ही हम AgNO3 को वाटर में मिक्स करेंगे Ag प्लस आयन का प्रेजेंस मिलेगा। तो इस टाइप के इलेक्ट्रोड को क्या बोलते हैं, मेटल सॉल्युबल सॉल्ट। इस इलेक्ट्रोड के स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का रिलेशनशिप बताना है किसके साथ, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट। तो मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट का इलेक्ट्रोड कैसे होता है कि मेटल की एक रोड है और इस रोड के ऊपर इसी के इनसॉल्युबल सॉल्ट का पेस्ट चिपका दें। जैसे मान लो कि सिल्वर की रोड है, तो सिल्वर की रोड के ऊपर AgCl हो गया, AgBr हो गया, AgI हो गया, तीनों सॉल्ट वाटर सॉल्युबल नहीं होते हैं, तो इन्हीं का प्रेसिपिटेट Ag की रोड के ऊपर अगर चिपका दें तो वहां से जो इलेक्ट्रोड हमें मिलता है उसको क्या बोलते हैं, मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट इलेक्ट्रोड। दोनों टाइप का इलेक्ट्रोड का कंस्ट्रक्शन हमने देख रखा है, IUPAC नोटेशन देख रखा है। इन दोनों इलेक्ट्रोड का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बीच में रिलेशनशिप बताना है, जिसके अंदर ये जो इनसॉल्युबल सॉल्ट है AgCl, या इसको आप क्या और बोल सकते हैं, स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट भी बोल सकते हैं, इसका KSP रिलेशनशिप के अंदर आना चाहिए। तो टोटल मिला के अपने पास कितना इंफॉर्मेशन हो गया, 3। एक तो इस इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इस इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और AgCl का KSP। तो अब आपको थोड़ा ध्यान आ रहा है कि अगर आपके पास इस तरीके से 3 इक्वेशन बन जाती है तो आप इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं कि लेटर से कि एक इक्वेशन आप पकड़ो और उस इक्वेशन को बाकी 2 इक्वेशन से किस तरीके से बना सकते हैं। मान लो कि पहली और दूसरी इक्वेशन को जोड़ने से तीसरा इक्वेशन बन रहा है, तो ये जो ऑपरेशन हमें दिख रहा है ना कि फर्स्ट प्लस सेकंड दैट इज इक्वल टू थर्ड, इसी ऑपरेशन को हम थर्मोडायनेमिक फंक्शन डेल्टा जी के ऊपर लगा सकते हैं, और डेल्टा जी का रिलेशनशिप इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के साथ भी होता है, और डेल्टा जी का रिलेशनशिप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट KSP के साथ भी होता है। फिर आप अगर इसको सॉल्व करोगे तो इन दोनों इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बीच में रिलेशनशिप आ जाएगा, जिसके अंदर KSP का टर्म भी होगा। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन के ऊपर बेस्ड JEE मेंस और JEE एडवांस दोनों में क्वेश्चन आ रखे हैं। क्वेश्चन क्या पूछा जाता है वो भी बता देता हूं। जैसे मान लो कि सिल्वर का इलेक्ट्रोड है, तो सिल्वर का इलेक्ट्रोड है मतलब बात किस कर रहा हूं कि सिल्वर की मेटल की एक रोड है और नीचे सिल्वर का सॉल्ट सॉल्यूशन है, तो मेटल सॉल्युबल सॉल्ट की बात हो गई। इस इलेक्ट्रोड का आपको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिया हुआ है, तो आपको क्या बताना है, मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बताना है। इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिया हुआ है और इसका बताना है, और वैल्यू आपके पास क्या गिवन है हेल्प करने के लिए, जो भी इनसॉल्युबल सॉल्ट आपके पास दिया हुआ है AgCl, AgBr या AgI, उसका KSP है अपने पास। तो अगर मान लो कि इस इलेक्ट्रोड के पोटेंशियल से इस इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल बताना है, तो इसके लिए कोई पर्टिकुलर रिलेशनशिप आपको चाहिए, और इस क्वेश्चन में वही रिलेशनशिप हम डेवलप करेंगे। तो ये रिलेशनशिप डेवलप होने के बाद हमें बाय हार्ट लर्न करके रखना है, क्योंकि इससे आगे चल के अपने पास क्वेश्चन सॉल्व होंगे। ये रिलेशनशिप आगे के क्वेश्चंस में काम आने वाला है। तो सबसे पहले तो जो इंफॉर्मेशन आपको दे रखी है ना, उस इंफॉर्मेशन को इक्वेशन की फॉर्म में लिखें। तो पहला इंफॉर्मेशन क्या हो गया, मेटल सॉल्युबल सॉल्ट का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। कंडीशंस मैंने रख दी स्टैंडर्ड स्टेट पे, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अभी भी बोल रखा है,
अब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोल रखा है तो आपको सॉल्व किसकी टर्म में करना है? आपको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बताना है या रिडक्शन पोटेंशियल बताना है, कोई दिक्कत नहीं है, आप तो एक चूज करके रिलेशनशिप बता दीजिए। तो मैं क्या चूज कर रहा हूं? रिडक्शन पोटेंशियल। तो रिडक्शन की बात कर लेता हूं मैं। तो पहली अपने पास जो रोड है, सॉरी पहली जो इलेक्ट्रोड है वो कैसी है कि सिल्वर का मेटल का रोड है और नीचे Ag प्लस का सॉल्ट सॉल्यूशन है, तो इसको बोलेंगे मेटल मेटल सॉल्युबल सॉल्ट इलेक्ट्रोड। रिडक्शन के टर्म में लिखना है तो क्या लिख सकता हूं मैं कि Ag प्लस एक्वस प्लस 1 इलेक्ट्रॉन, इससे क्या बन जाएगा? Ag सॉलिड। इस इक्वेशन को बोल देता हूं मैं 1, और साथ ही साथ इसका जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मतलब कि एसआरपी बोलूंगा, एसआरपी की वैल्यू कितनी दे रखी है तो उसको कैसे इंडिकेट करेंगे? ई नॉट Ag प्लस 2 Ag सॉलिड, रिडक्शन के टर्म में इंडिकेट करूंगा। सेकंड पे आते हैं, इनसॉल्युबल सॉल्ट का इलेक्ट्रोड कैसे बनेगा कि सिल्वर मेटल की रोड है और इसके ऊपर इसी के इनसॉल्युबल सॉल्ट का प्रेसिपिटेट चिपकाया हुआ है। तो मान लेते हैं कि AgCl का प्रेसिपिटेट चिपका हुआ है, नीचे इलेक्ट्रोलिटिकल सॉल्यूशन चाहिए सही। इस इलेक्ट्रोलिटिकल सॉल्यूशन के अंदर कौन सा आयन होना कंपलसरी है? तो क्या बताया जाता है कि इनसॉल्युबल सॉल्ट AgCl का एनायन होना कंपलसरी है। तो यहां पर सॉल्ट सॉल्यूशन में या इलेक्ट्रोलिटिकल सॉल्यूशन में क्या है? Cl माइनस आयन प्रेजेंट है। अब ये जो इलेक्ट्रोड है अपने पास मेटल मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट का, इसका भी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल रिडक्शन की टर्म में चल रहे हैं, तो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल का इक्वेशन लिखना है। लिखते हैं। तो रिडक्शन करवाना है मतलब इलेक्ट्रॉन खाने, इलेक्ट्रॉन खाने मतलब Ag प्लस से क्या बनाना? Ag। अब Ag प्लस प्रेजेंट नहीं है यहाँ पे, AgCl प्रेजेंट है, AgCl के अंदर ही Ag प्लस है, तो कोई हिंट नहीं बताऊंगा, सीधा ही करेक्ट इक्वेशन लिख रहा हूं मैं यहाँ पे। तो क्या बनेंगे कि AgCl के अंदर Ag प्लस एक इलेक्ट्रॉन खाएगा तो कहां चला जाएगा? Ag सॉलिड में। रिएक्शन बैलेंस करने के लिए Cl माइनस एक्वा साइंस लगा दिया मैंने, रिएक्शन बैलेंस हो गया। इस इक्वेशन को बोल दूंगा मैं सेकंड, और इस इक्वेशन के लिए एसआरपी की वैल्यू कैसे इंडिकेट करेंगे? ई नॉट AgCl सॉलिड टू Ag सॉलिड। पहली दो इलेक्ट्रोड से इलेक्ट्रोड की इक्वेशन बना ली और उनका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल मैंने इंडिकेट करके लिख दिया। अब थर्ड पे आते हैं। थर्ड अपने पास क्या दे रखा है कि इनसॉल्युबल सॉल्ट या स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट AgCl का Ksp। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट के लिए जो बात होती है आयनिक इक्विलिब्रियम में पढ़ा हुआ है, स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट को जब पानी में घोलते हैं तो कंप्लीटली डिसॉल्व नहीं होते हैं। जैसे कि AgCl की अगर बात है, AgCl को अगर वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो Ag प्लस और Cl माइनस का जो कॉन्सेंट्रेशन है बहुत ही एकदम माइन्यूट मतलब कि नेग्लिजिबल सा कॉन्सेंट्रेशन मिलेगा। और यहां पर जो इक्विलिब्रियम सेटअप होगा उस इक्विलिब्रियम के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को क्या बोलते हैं? सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। तो तीसरा इक्वेशन अपने पास आ जाएगा कि AgCl को वाटर में अगर सॉल्युबल किया जाए तो क्या बनेगा? Ag प्लस एक्वस प्लस Cl माइनस एक्वस, और इसके लिए जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा उसको क्या बोलते हैं? Ksp, के सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। ये थर्ड इक्वेशन है। अब आप सोचिए कि फर्स्ट, थर्ड और सेकंड इन तीनों इक्वेशन में कोई रिलेशनशिप नजर आ रहा है क्या? क्या किन्हीं दो इक्वेशंस की मदद से आप थर्ड इक्वेशन को बना सकते हो क्या? तो सीधा दिख रहा है मुझे, इसमें AgCl सॉलिड है, इसमें भी AgCl सॉलिड है, तो ये इक्वेशन अगर मैं इससे बनाना चाहूं तो बन सकता है। आगे क्या है अपने पास? Cl माइनस, और आगे और क्या चाहिए? Ag प्लस और चाहिए। Ag प्लस इसमें इधर है तो इस इक्वेशन को माइनस करना पड़ेगा, तो Ag प्लस उस साइड चला जाएगा। तो साफ दिख रहा है कि अगर 2 में से 1 को माइनस किया जाए तो थर्ड इक्वेशन आ जाएगा। अब ये जो ऑपरेशन आपने किया है ना, यही ऑपरेशन हम किसके ऊपर कर सकते हैं? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी डेल्टा G के ऊपर कर सकते हैं। स्टैंडर्ड स्टेट दिया हुआ तो मैं क्या बोलूंगा? डेल्टा G नॉट। इन दोनों के लिए डेल्टा G नॉट का रिलेशन किसके साथ लिखूंगा? E नॉट के साथ। और इसके लिए डेल्टा G नॉट का रिलेशन किसके साथ लिखूंगा? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Ksp के साथ। तो बताइए डेल्टा G नॉट इज इक्वल टू क्या होता है? माइनस NF E नॉट। एन क्या वैल्यू, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का वैल्यू कितना? एक फैराडेज कांस्टेंट क्या होता है? F, और E नॉट का वैल्यू इंडिकेट करके लिखना है। तो कितना हो जाएगा? -1 F, और E नॉट, सेकंड का E नॉट क्या है? AgCl सॉलिड टू Ag सॉलिड, माइनस फर्स्ट, माइनस
एन कितना है 1, एफ कितना है एफ, और ई नॉट का वैल्यू हो जाएगा Ag + 2 Ag सॉलिड इक्वल टू थर्ड के लिए डेल्टा जी नॉट का वैल्यू हो जाएगा -RT ln K, तो -RT ln K की जगह क्या आ जाएगा KSP, बिकॉज के इक्विलिब्रियम इस पर्टिकुलर इक्वेशन को उसको क्या बोल सकते हैं, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। अब आगे देखिए, माइनस से तो माइनस कैंसिल आउट हो गए, ये पर्टिकुलर वैल्यू माइनस में इक्वल टू के इधर आएगी तो प्लस में हो जाएगी, तो ये क्या बन गया E नॉट AgCl सॉलिड 2 Ag, ये आ गया अपने पास मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट के स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इन टर्म्स ऑफ रिडक्शन, मतलब कि SRP की वैल्यू इक्वल टू, ये इधर आ जाएगा, F से डिवाइडेड है सब कुछ, तो F से F यहां पे तो कैंसिल आउट हो जाएगा और RT के नीचे F आ जाएगा, तो पहले ये लिखिए E नॉट Ag + 2 Ag, ये भी क्या है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। रिडक्शन पोटेंशियल क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि उसी के टर्म में मैंने सॉल्व किया था, इंडिकेट भी मैंने उसी तरीके से कर रखा है, प्लस RT डिवाइडेड बाई ये F आ गया ln KSP, और क्या लिख सकते हैं, E नॉट AgCl to Ag सॉलिड इज इक्वल टू E नॉट Ag + 2 Ag प्लस ln की जगह लिख सकता हूं मैं 2.303, और इसको कन्वर्ट कर सकता हूं log 10 की बेस में, 2.303 मल्टीप्लाइड बाई R मल्टीप्लाइड बाई T डिवाइडेड बाई F कितना होता है, एट T इक्वल टू 298 केल्विन पे 0.0591 डिवाइडेड बाई 1, क्योंकि यहां पर 1 इलेक्ट्रॉन का इन्वॉल्वमेंट था, log KSP। तो ये रिलेशन आप देख लीजिए, और ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद करके ही रखना है। रिलेशन देखिए, स्टैंडर्ड स्टेट पे रिडक्शन के टर्म में लिखा हुआ है, स्टैंडर्ड स्टेट है रिडक्शन के टर्म में लिखा हुआ है, तो SRP बोलेंगे उसको, SRP ऑफ मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट इज इक्वल टू SRP ऑफ मेटल सॉल्युबल सॉल्ट प्लस 0.0591 डिवाइडेड बाय 1, मतलब कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाइड बाय log KSP। ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसी रिलेशन के ऊपर बेस्ड आगे वाला क्वेश्चन हम करने वाले हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास एक सेल का नोटेशन दे रखा है, और सेल के नोटेशन में आप नोट कीजिए कैथोडिक हाफ और एनोडिक हाफ में किस टाइप का इलेक्ट्रोड दे रखा है, मेटल सॉल्युबल सॉल्ट दे रखा है, गैस इलेक्ट्रोड दे रखा है, रिडॉक्स इलेक्ट्रोड दे रखा है, या फिर मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट का इलेक्ट्रोड दे रखा है। तो वही इलेक्ट्रोड है, मेटल है और मेटल का इनसॉल्युबल सॉल्ट AgCl या फिर AgBr का पेस्ट मेटल की रोड के ऊपर चिपका हुआ होता है, दोनों तरफ उसी टाइप की अपन ने इलेक्ट्रोड बना रखी है। तो इस पर्टिकुलर सेल के नोटेशन से आपको क्या करना है कि जब सेल का EMF 0 हो जाता है, मतलब कि ई सेल अगर 0 हो जाए, तो ई सेल जब 0 हो जाएगा उस समय पे ब्रोमाइड आयन और क्लोराइड आयन की कॉन्सेंट्रेशन का रेशियो आपको रिपोर्ट करना है। ठीक है, ई सेल 0 हो जाए, मतलब कि ई सेल की बात कर रहे हैं तो नास्ट इक्वेशन अप्लाई करना पड़ेगा, नास्ट इक्वेशन को अप्लाई करके आगे सॉल्व करते जाएंगे तो सवाल बन जाएगा। तो नास्ट इक्वेशन बनाता हूं मैं। नास्ट इक्वेशन होता है ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाई एन लॉग क्यू। टेम्परेचर की वैल्यू मेंशन नहीं है, मतलब 298 मान लेते हैं, और 298 केल्विन अगर टेम्परेचर होता है तो यहां पर RT डिवाइडेड बाई NF लिखने की जरूरत नहीं है, 0.0591 आप लिखिए। अब ई सेल की वैल्यू क्या हो गई, 0, तो कितना हो जाएगा ये, ई नॉट सेल इज इक्वल टू 0.0591 डिवाइडेड बाई एन लॉग क्यू। एन और क्यू की वैल्यू कब आएगी, जब मैं पूरे सेल के नोटेशन से कैथोडिक हाफ लिखूंगा, एनोडिक हाफ लिखूंगा, कंप्लीट सेल की रिएक्शन बनाऊंगा, तब जाके मुझे पता चल सकता है कि इस पर्टिकुलर इक्वेशन में कितने इलेक्ट्रॉन्स का इन्वॉल्वमेंट है और क्या इसका रिएक्शन क्वोशिएंट क्यों है, सब लिखूंगा मैं। लेकिन फिलहाल हम ये देख लेते हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो क्या उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हमने निकाला हुआ है या याद किया हुआ है। अब आगे देखते हैं। ई नॉट सेल आपको निकालना है, तो ई नॉट सेल कितना होता है बेटा, SRP ऑफ कैथोड माइनस SRP ऑफ एनोड। ये कैथोड है, ये एनोड है, और इन दोनों के SRP की वैल्यू आपको दे रखी है क्या क्वेश्चन में, कहीं पे भी देखो आप, इन दोनों के SRP की वैल्यू नहीं दे रखी है। तो इन दोनों के SRP की वैल्यू नहीं दे रखी, तो दो वेरिएबल तो ये हो गए अपने पास, और एक अपने पास और क्या हो जाएगा, क्यू। तो आपको क्या लगता है कि एक पर्टिकुलर इक्वेशन से इतने सारे वेरिएबल्स का आंसर आ जाएगा क्या, नहीं, लेकिन आंसर तो आपको फिर भी लाना है।
और यहां क्वेश्चन में जितनी भी इंफॉर्मेशन दे रखी है ना वो सफिशिएंट है। तो ऐसा करता हूं, लिखना स्टार्ट करता हूं, बाकी जहां मुझे प्रॉब्लम आती है ना उसके बाद मैं सोचना शुरू करूंगा। तो बताइए ई नॉट सेल क्या होता है? एसआरपी ऑफ कैथोड माइनस एसआरपी ऑफ एनोड। एसआरपी ऑफ कैथोड माइनस एसआरपी ऑफ एनोड इज इक्वल टू 0.0591 डिवाइडेड बाई एन लॉग रिएक्शन क्वोशिएंट Q। अब आते हैं कैथोड का एसआरपी। कैथोड किसका? सिल्वर, और सिल्वर के इनसॉल्युबल सॉल्ट AgCl का एसआरपी आपको लिखना है। रिडक्शन के टर्म में लिखना है, तो रिडक्शन के टर्म में कैसे लिखेंगे? Ag प्लस से कहां जाना चाहिए? Ag, ताकि एक इलेक्ट्रॉन खा जाए। अब ये जो इस टाइप की इलेक्ट्रोड होती है उसमें Ag प्लस आयन का तो प्रेजेंस होता नहीं है ना, किसका होता है? या तो AgCl से Ag बनाओ या Ag से AgCl बनाओ। तो उसी तरीके से आपको मेटल मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट का एसआरपी इंडिकेट करना होगा। तो इंडिकेट करता हूं मैं E नॉट इन टर्म्स ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल इंडिकेट करना होगा, क्योंकि फॉर्मूले में रिडक्शन पोटेंशियल ही होता है किसके फॉर्मूले में? E नॉट सेल के फॉर्मूले में। तो क्या लिखूंगा? AgCl, आगे Ag प्लस इसके अंदर, और Ag प्लस से क्या बना रहा हूं? Ag सॉलिड। हो गया रिडक्शन, इंडिकेट हो गया बेटा ये। आगे बताओ E नॉट एनोड पे कौन सा वाला? Ag और AgBr। तो क्या लिखूंगा? AgBr सॉलिड और Ag सॉलिड इज इक्वल टू 0.0591 डिवाइडेड बाई एन लॉग Q। अब आ जाओ यहां पे, ये इक्वेशन बन गया। इस इक्वेशन को अगर सॉल्व कर लेंगे तो आंसर कहीं ना कहीं आ ही जाएगा। अब इस इक्वेशन में प्रॉब्लम देखो, मेटल मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट के स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू आपके पास है क्या? नहीं, ना तो इधर है ना इधर है। तो क्या ये क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा क्या? रिएक्शन में केवल इतनी ही जानकारी दे रखी है और आप सोच रहे हो कि ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो सकता, लेकिन मैं बता रहा हूं कि ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। सॉरी, इसको वापस से लिखना पड़ेगा। Ag सॉलिड, AgBr सॉलिड, और यहां पर Br माइनस एक्वस आयन। इन दोनों के स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू अपने पास नहीं है, लेकिन फिर भी ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। और सॉल्व किस तरीके से हो सकता है? अगर आपको वो रिलेशन पता है। रिलेशन क्या होता है कि स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ मेटल मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट इज इक्वल टू जो मेटल मेटल सॉल्युबल सॉल्ट होता है उसका रिडक्शन पोटेंशियल, और KSP की टर्म में एक रिलेशन याद करवा रखा है। तो वो वापस से मैं रिलेशन आपको लिख के देता हूं। क्या था? एसआरपी रिडक्शन की टर्म में ही था, स्टैंडर्ड स्टेट पे ही था। एसआरपी ऑफ मेटल मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट, इस इलेक्ट्रोड का एसआरपी कितना होता है? एसआरपी ऑफ मेटल मेटल सॉल्युबल इलेक्ट्रोड इसके एसआरपी के बराबर होता है प्लस, अभी आगे रिलेशन बाकी है, क्या होता है? 0.0591 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉग, और जो भी आपके पास इनसॉल्युबल सॉल्ट है उसका सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट यहां पे लॉग के अंदर आता है। सही है? तो अगर आप ये रिलेशन यहां पे यूज कर लेंगे ना, तो मैं बोल रहा हूं कि ये सवाल आगे जाके पक्का सॉल्व हो जाएगा। अब आगे देखना, मेटल मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट, मेटल किसकी है? सिल्वर की, और इनसॉल्युबल सॉल्ट किसका? AgCl या AgBr का। तो जैसे ही इनका मैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालूंगा तो क्या लिखना पड़ेगा? मेटल मेटल सॉल्युबल सॉल्ट वाला, मतलब कि Ag प्लस टू Ag या Ag टू Ag प्लस। रिडक्शन के टर्म में तो क्या लिखेंगे? Ag प्लस टू Ag। तो इसकी टर्म में इन दोनों के फॉर्मूले लिखूंगा, तो हर बार यहां पे मेटल मेटल सॉल्युबल सॉल्ट इलेक्ट्रोड दोनों में सेम आएगी। क्या आएगी? Ag प्लस टू Ag और Ag प्लस टू Ag। बीच में क्या लगा रखा? माइनस, तो दोनों टर्म्स क्या हो जाएंगे? कैंसिल आउट। और बाकी की टर्म कौन सी बनेगी? केवल ये वाली। और इस वाले टर्म के अंदर कौन सी वैल्यू पुट करनी होती है? KSP की। KSP की वैल्यू हमें दे रखी है AgCl का और AgBr का। एक बार लिख के देखता हूं मैं, तो क्या लिखूंगा मैं यहां पे? AgCl सॉलिड टू Ag, इस वाले की। तो कैसे लिखूंगा? E नॉट मेटल मेटल सॉल्युबल, मतलब कि Ag प्लस टू Ag प्लस 0.0591 डिवाइडेड बाई 1 लॉग KSP ऑफ AgCl। आगे E नॉट, उधर से क्या लिखूंगा? AgBr टू Ag सॉलिड रिडक्शन पोटेंशियल की टर्म में इज इक्वल टू स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ मेटल मेटल सॉल्युबल सॉल्ट Ag प्लस टू Ag
प्लस 0.0591 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉग KSP, और यहां पे किसका KSP होगा, AgBr का। इन दोनों को एक दूसरे में से माइनस करना है, माइनस करना है तो ये दोनों टर्म तो क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट, और दिस माइनस दिस यहां पे आ जाएगा। तो अब मैं इस पूरे इक्वेशन को रिप्लेस करके फाइनल इक्वेशन लिखता हूं। ये सब हटा देता हूं, इनकी जरूरत रही नहीं। अब इन दोनों के स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल को माइनस करने में मेटल मेटल सोल्यूबल सॉल्ट का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कट गया और केवल ये वैल्यूज बची हैं। ये वैल्यूज क्या है देखना, 0.0591 डिवाइडेड बाय 1, ये कॉमन आ गया, और इधर क्या हो गया, लॉग KSP ऑफ AgCl माइनस लॉग KSP ऑफ AgBr, ये वैल्यू इधर बच गई, इक्वल टू 0.0591 डिवाइडेड बाय n लॉग रिएक्शन क्वोशिएंट Q। अब देख लीजिए, जब मैं सेल की रिएक्शन लिखूंगा तो n मुझे पता चल जाएगा, जब मैं सेल की रिएक्शन लिखूंगा तो रिएक्शन क्वोशिएंट Q का वैल्यू मैं यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, ये वैल्यूज मुझे पता है तो आंसर तो आ ही जाएगा। तो आगे प्रोसीड करने के लिए सेल का रिएक्शन लिखना पड़ेगा। तो ठीक है, सेल अपने सामने है, इस सेल का रिएक्शन लिख देते हैं, ये सब मिटाना पड़ेगा। सेल का रिएक्शन सबसे पहले देखते हैं कि कैथोड, कैथोड पे क्या होता है बेटा, रिडक्शन। तो कैथोड है मेरे पास सिल्वर और सिल्वर क्लोराइड के इलेक्ट्रोड का। तो रिडक्शन में क्या लिखूंगा मैं, Ag+ Ag जाना है, लेकिन Ag का प्रेजेंस अपने पास नहीं होता है, सॉरी Ag+ अपने पास नहीं होता है, Ag+ AgCl के अंदर होता है। तो कोई हिंट नहीं लिखूंगा, डायरेक्ट ही मैं करेक्ट इक्वेशन लिखूंगा इस टाइप के इलेक्ट्रोड का। तो क्या इक्वेशन आ जाएगा, AgCl सॉलिड के अंदर Ag+ है, एक इलेक्ट्रॉन खाएगा, कहां चला जाएगा, सॉलिड, और रिएक्शन बैलेंस करने के लिए Cl- आयन आ गया। एनोड, एनोड के अंदर क्या होता है, ऑक्सीडेशन। तो Ag 0 से कहां जाएगा, +1 में, और Ag+1 में कहां प्रेजेंट है, AgBr के अंदर। तो करेक्ट इक्वेशन क्या होगा, Ag सॉलिड से क्या बन गया, Ag+, मतलब कि AgBr के अंदर Ag+ है, एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया, रिएक्शन बैलेंस करने के लिए इधर क्या आ गया, Br- एक्वस आयन। बताइए कितने इलेक्ट्रॉन्स का इन्वॉल्वमेंट है, 1 इलेक्ट्रॉन, और इधर भी कितना है, 1। तो यहां पर n की जगह कितना वैल्यू आ गया, 1। अब Q की वैल्यू बाकी है, दोनों को ऐड करेंगे, ऐड करेंगे तो सिल्वर सॉलिड, और प्योर सॉलिड का जो एक्टिविटी है रिएक्शन क्वोशिएंट Q में लिखने की जरूरत पड़ती है, तो कितना लिखते हैं, 1। ये भी प्योर सॉलिड, ये भी प्योर सॉलिड, प्योर सॉलिड का एक्टिविटी कितना लिखते हैं, 1। तो इसको लिखने की जरूरत ही नहीं है ना। तो आप तो केवल जिनकी कॉन्सेंट्रेशन अपन को पुट करना है उसी की टर्म में सेल की रिएक्शन लिखो। तो सेल की रिएक्शन क्या हो जाएगी, एक तरीके से Br- Cl-। तो बताइए रिएक्शन क्वोशिएंट Q कितना हो जाएगा, Cl- की कॉन्सेंट्रेशन रेज़ टू पावर 1 डिवाइडेड बाई Br- की कॉन्सेंट्रेशन रेज़ टू पावर 1। और Br और Cl का रेशियो ये आपको पूछा है, यहां पर Cl और Bl का रेशियो आ रखा है। तो ठीक है, Q का जो भी वैल्यू आएगा उस वैल्यू को रिवर्स कर देगा तो Br- और Cl- एक्वस आयंस का रेशियो आपके पास मिल जाएगा। Q की वैल्यू हो गई Cl- एक्वस आयन डिवाइडेड बाय Br- एक्वस आयन की कॉन्सेंट्रेशन का रेशियो। अब आगे बढ़ते हैं, सारा कुछ कर लिया ये अपने, अब बस वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना बाकी है। तो चलो बताइए, 0.0591 और नीचे भी अपने पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, 1, सब कुछ कट गया, बाकी क्या बचा है, लॉग KSP ऑफ AgCl कितना होगा वो, 10⁻⁻10। लॉग KSP ऑफ AgBr वो कितना है, 5 × 10⁻13 इक्वल टू, यहां से कितना आ जाएगा, लॉग Q, ये कितना हो गया, इज इक्वल टू लॉग Q। तो Q का वैल्यू कितना हो गया अपने पास, 13 है, ये हो गया अपने पास 1 डिवाइडेड बाई 5 × 10⁻3, इसका मतलब हो गया 200/1। और Q अपने पास है Cl- का रेशियो डिवाइडेड बाई Br- का रेशियो। और क्वेश्चन में अपन से क्या पूछा है, Br- की कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाई Cl- की कॉन्सेंट्रेशन, तो कितना हो जाएगा, 1/200। काफी लंबा चौड़ा क्वेश्चन था। क्वेश्चन में कैथोड और एनोड दोनों ही मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट का बना रखा था।
और दोनों के स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू नहीं दे रखी थी, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। मेटल मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट के इलेक्ट्रोड के स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू का अपने पास एक रिलेशनशिप होता है। उस रिलेशनशिप को मैंने यहां पे यूज किया और जो क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर निकाल लिया है।